बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। और पिछला ये 2-3 दिन जो है वो पॉलिटिकली बड़े एक्टिव रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिल गई, बल्कि 2 अफसोसनाक खबर। एक जो है वो कल सुबह अलग सुबह और एक आज। तो मैं पहले तो शो का आगाज़ उसी से करना चाहूँगी कि तुर्की और सीरिया में पहले 7.8 मैग्नीट्यूड का एक जलजला आया, जिसने बड़ी बहुत भयानक किस्म की तबाहकारियाँ जो है फैला दी हैं तुर्की के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी। और दोनों अतराफ, दोनों साइडों के ऊपर कुल मिलाकर तकरीबन 1600 से 1800 के करीब लोगों की अभी तक जानें जा चुकी हैं, विच इज़ मैसिव। क्योंकि उसके कुछ देर बाद, अभी से तकरीबन 4-5 घंटे पहले एक और जलजला आया जो कि 7.6 मैग्नीट्यूड का था। और हमारी दुआएं तुर्की और सीरिया के साथ है। वी प्रे फॉर द इफेक्टीज इन तुर्की एज वेल एज सीरिया एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑल आवर प्रेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई सामने, वो ये थी कि जी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए। बड़े अरसे से अलील थे और अलालत ऐसी थी कि बड़ी, एक तो रेयर डिजीज़, सेकेंडली बड़ी तकलीफ दे डिजीज़। तो अपने जो वो तकलीफ़ के अयाम थे उनके अंदर कई दफ़ा राब्ता करने की कोशिश की गई। कई दफ़ा मैंने कोशिश की कि उनसे राब्ता करूं, क्योंकि उससे पहले बात होती थी तो एटलीस्ट कुछ पता चल जाता था कि क्या सिचुएशन है। लेकिन उसके बाद तो ये बताया जाता था कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब उसके बाद उनका जो है वो बात करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उनकी हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगी अब। और स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट सारे पाकिस्तानी से कि इस्लाम में भी जब किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसके मामलात, उसके तमाम आमाल अल्लाह और उसके दरमियान है। हम लोगों को सिर्फ उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है, क्योंकि हर जो सोल है, हर शख्स ने, हर जानदार ने मौत का जायका चखना ही चखना है। कुल्लू नफ्सन जायक़तुल मौत वाली बात है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद फैमिली के हमरा वो पाकिस्तान माइग्रेट हुए और ऑब्वियसली वो सारे के सारे हॉरर्स भी उन्होंने देखे। 1964 में पाकिस्तान फ़ौज में शामिल हुए। 1965 और 71 दोनों की वॉर्स उन्होंने देखी। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG ग्रुप में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। आर्मी स्टाफ एंड कमांड कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएट किया उन्होंने। पाक फ़ौज में जो आर्टिलरी का शोबा उसके अंदर आर्टिलरी, इन्फेंट्री और SSG तीनों साइड पर तीनों यूनिट्स का हिस्सा रहे हैं। भारत के साथ होने वाली 61-71 दोनों की जो जंग थी, उन दोनों जंगों का हिस्सा रहे वो। और उनकी सरबराही के अंदर कारगिल का वाक़या भी हुआ जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके साथ साथ 7 अक्टूबर 1998 को पाक फ़ौज के 13वें आर्मी चीफ मुंतखब हुए और उसके कुछ ही अरसे बाद आर्मी कू हो गया। वो कू इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। उसके बाद 2007 के अंदर उन्होंने नए आर्मी चीफ का जो ओहदा था वो छोड़ने के बाद बतौर सिविलियन सदर अपने आप को रेफरेंडम के थ्रू मुंतखब भी करवाया था। उसके बाद जो 2007 था उसके अंदर मनसब संभाला। उससे पहले रेफरेंडम हो चुका था जब वो कू के बाद आए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाते ही आइन को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद उनका एक केस भी चला, उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगा और उनको बड़ी सख्त सज़ा भी सुनाई गई थी। 2013 के अंदर आइन तोड़ने के जुर्म के अंदर जो गद्दारी वाला मुकदमा था वो दर्ज हुआ था बेसिकली। और मार्च 2014 के अंदर आइन को मुअत्तल करने पर गद्दारी के मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद की गई उनके ऊपर। और परवेज़ मुशर्रफ इलाज के गर्ज से मार्च 2016 को पाकिस्तान से चले गए थे, दुबई चले गए थे। दुबई के अंदर उनकी पहले भी रहाइश थी। 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी के केस के अंदर सख्त सज़ा सुनाई। और 2020 को जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को गैर आइनी करार दे दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श फैसला था। इतना हार्श फैसला था कि वो ह्यूमैनिटी के ज़िमरे के अंदर नहीं आता था। बहुत सारे लोगों का ये थॉट थी। अब आप उनसे अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी मग़फ़िरत करे, बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन डू।
और ऑब्वियसली उनके अहले खाना के साथ हम इस गम की घड़ी के अंदर उनके साथ शरीक भी हैं। इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सामने आया है। जेल भरो तहरीक का ऐलान हो चुका है। इमरान खान साहब ने कहा है अगर 90 दिन के अंदर अंदर आप इंतखाबात नहीं कराते केपीके और पंजाब की असेंबली में तो बस फिर सोच लें कि जेल भरने के लिए हम तैयार बैठे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने तो इसको बड़ा खैर मकदम किया कि आए आप भी ये काम करें, लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली हैं। दो उनके क्लेम्स उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ये कि फ़ौज मुझे इक़्तिदार में नहीं लाई, यानी इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था मुझे इक़्तिदार में लाने में और मेरी पार्टी बनाने में। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इक़्तिदार में लाना और पार्टी बनाना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। फिर उन्होंने अपने इसी इंटरव्यू के अंदर कहा ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि फ़ौज 2018 के अंदर मुझे लेकर आई, मेरे 3.5 साल, और ये जो है ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्लेम है। वो कहते हैं मेरे 3.5 साल के इक़्तिदार में फ़ौज और मेरी हुकूमत एक सफ़े पर थी। इक़्तिदार से बाहर होने के बाद पाकिस्तान में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट के अपोजिशन के साथ खड़े होने के बावजूद तमाम ज़िमनी इंतखाबात के 75% सीटें हमारे जो हैं वो लोग जीते हैं, और मेरे 3.5 साल में प्रेस की आज़ादी मिसाली थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम है, इसलिए क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि मतीउल्लाह जान, मुझे याद पड़ता है असदूर का केस, मुझे बहुत सारे केसेस याद आते हैं जहां, और स्पेशली इवन गरीदा फारूकी की कैरेक्टर असैसिनेशन होना, बहुत सारे और लोग हैं, ख़वातीन सहाफ़ियों को टारगेट किए जाना सोशल मीडिया टीम्स के ज़रिए। तो ऐसा नहीं है दैट ऑल वाज वेल या बड़ा कोई रोज़ी पिक्चर पेंट की जा सके खान साहब के दौर की भी और इस दौर की भी। इस दौर के अंदर भी वही खराफात हैं जो पिछले दौर के अंदर थी, और पिछले दौर में भी वही खराफात थी जो उससे पिछले दौर में थी, एंड ये हमारा दहाइयों से मामला चला आ रहा है। तो खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक का अनाउंसमेंट भी किया उसके अंदर भी इंटरेस्टिंग बात ज़रा सुन लें। पाकिस्तान के अंदर कुल मिलाकर तकरीबन 116 जेलें हैं, और ये रिपोर्ट बताती है नवंबर 2021 के अंदर वफाकी मुहतसिब की रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जी 116 जेलें हैं, उसके अंदर कुल जो जगह है, गुंजाइश है बेसिकली, वो 65,168 लोगों की, यानी 65,000 लोगों की कैदियों की जगह है, और 65,000 से अभी तक क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, तकरीबन 88,500 से ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले भी हो चुकी हैं जेल भरो तहरीकें, मुख्तलिफ तहरीकें। लास्ट जो थी वो 1983 के अंदर थी, MRD वाली, उससे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा वाली थी 1977 के अंदर। तो इस तरह की तहरीकें हो चुकी हैं, उससे अचीव क्या होगा ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ जो मौजूद हैं। सबसे पहले तो राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू PM है, लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। हसन खाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले राना साहब आपकी तरफ ही आऊंगी। जेल भरो तहरीक अनाउंस करना खान साहब की, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ऑब्वियसली उनको आप लोग किसी तरीके से इंतखाबात कराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं अगर आप 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराते KPK और पंजाब असेंबली के, जो कि हालात से ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग कोई कराने के मूड में नहीं है, तो फिर तो आप लोग कानून और आइन के खिलाफ जाएंगे ना। क्या आप कानून और आइन के खिलाफ जाना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, सबसे पहले तो मैं जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनकी क्लैरिटी के लिए बताऊं कि इलेक्शन हुकूमत ने नहीं कराने, इलेक्शन ECP ने कराने, और गवर्नर्स ने लिख के दे दिया है कि आप जो मुल्की हालात हैं उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि मुल्क के अंदर टेररिज्म भी है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी है, इनको देखते हुए आप इलेक्शन आईनी तरीके से आप कराएं। राजा साहब, सॉरी हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो टेररिज्म वाले रीजन गवर्नर्स ने दी है ना, आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने बताना तो है ना कि यस वी आर रेडी टू होल्ड इलेक्शंस। आप लोगों के जो गवर्नर्स के लेटर्स हैं उससे लग रहा है टेररिज्म क्या 2007-8 के अंदर नहीं थी राना साहब? क्या 2013 के अंदर हम लोग टेररिज्म से पाक साफ थे? क्या तब इकोनॉमी ठीक थी? देखिए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इन वजूहात की वजह से इलेक्शंस ना कराएं। उन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया है कि ये सूरत हाल है और आप देख लें, इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट आपने कराने, आप करा दें। देखें, दूसरी चीज
इसके अंदर ये कहना, अब एक आईनी बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हमारी पार्टी का ये मौकफ है या हम कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन ना कराएं। बात ये कि आर्टिकल 254 आइन का आर्टिकल है, वो कहता है फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये आर्टिकल बेसिकली ये कह रहा है कि अगर जो है टाइम फ्रेम दिया गया है किसी भी चीज में आइन के अंदर, और वो काम जो होना है टाइम के विद इन वो बाद में होता है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा और वो इनइफेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब ये बड़ा क्लियर कट आर्टिकल है। लुकिंग फॉर तो एक्सक्यूजेस राणा साहब इलेक्शंस ना कराने के लिए? लेट्स बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर। नहीं, मैं अनीका सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूं कि आर्टिकल क्या कह रहा है। हम तो समझते हैं इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, मुल्की हकायक लोगों के सामने। हमारी जो लीडर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर पीएमएलएन की मरियम नवाज, वो अपनी कैंपेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, वो शहर शहर जा रही हैं। अभी उन्होंने फैसलाबाद भी आना है। तो हम तो इलेक्शंस की तैयारी में लगे हुए हैं एंड वी आर एज अ पार्टी हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, लेकिन इलेक्शंस हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नहीं कराने। मान लिया। अच्छा हसन खबर साहब, आपको ये मंतक समझ आ रही है कि देखें हमने तो इंतखाबात नहीं कराने हुकूमत की, टाइम एंड अगेन आप लोग ये कह रहे हैं हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाह रही। अभी राना एहसान साहब आपके सामने कह रहे हैं कि हमने तो इंतखाबात कराने ही नहीं है, ईसीपी के साथ शिकवा है, ईसीपी के साथ जाके शिकवा करें। लेकिन ऑब्वियसली वो गवर्नर्स के लेटर भी हैं। आपको ये मंतक समझ आ रही है कि ना तो हमने इंतखाबात कराने, ना ही हम लोगों को कोई इंतखाबात से कोई चोरी छुपे इधर उधर जाने की जरूरत है, हम तो अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं? देखिए अनीका, बात यह है कि इसमें किसी फर्द वाहिद की मंतक या उसकी जो राय है वो अहम नहीं है। बड़ी रिस्पेक्ट से, ना राना एहसान साहब की राय अहम है ना मेरी राय अहम है। अहम इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। पाकिस्तान का जो आइन है उसका अगर आप आर्टिकल 105 देखें, 105 सब आर्टिकल 2, ये मैंने खोल लिया ताकि मैं आपको बता दूं। और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब गवर्नर ने डिसॉल्व कर दी सूबाई असेंबली, उसके बाद ही शैल का वर्ड यूज हुआ है, ही मे नहीं, ये उन्होंने करना है। पहली चीज क्या है? अपॉइंट अ डेट not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly, and B, appoint a caretaker cabinet। यानी कि आइन ये कहता है कि पहले आपने 90 दिन के अंदर अंदर एक इलेक्शन की डेट देनी है, उसके बाद आपने लिखा हुआ है केयरटेकर कैबिनेट अपॉइंट करनी है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। ये तो है आईनी सिचुएशन। अच्छा, अब ग्राउंड के ऊपर क्या बात है? इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त सारा का सारा बोझ जो है वो डाल दिया है गवर्नर्स के ऊपर। खत भी लिखा है कि जी आपका आईनी फरीजा है, आप डेट दें। अब गवर्नर जो है, आपको पता है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि इनकी पार्टी के हैं, इनके कोalition गवर्नमेंट के हैं, वो इनसे डायरेक्शन लेते हैं। वो दोनों जो है वो तारीख देने से गुरेजा हैं। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्यों तैयार नहीं है? इसकी वजह भी पूरी कौम को पता है। और आज आपने जो हवाला दिया इमरान खान साहब की स्पीच का कि जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें से 75% हमने जीते हैं, और अवाम में गम गुस्सा जो है और इनकी हुकूमत के खिलाफ जो रंज है वो बढ़ता जा रहा है। ये इनको भी नजर आ रहा है, ये फोर्स भी जाहिर कर रहे हैं। फेयर इनफ। लेकिन मुझे बताएं कि अभी राना एहसान साहब ने, आपने आर्टिकल 105(2) पढ़ के सुनाया है, आर्टिकल 254 की राना साहब ने बात की है। 254 भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। When any act or thing is required by the Constitution to be done within a particular period and it's not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period of time। तो वो इस चीज का सहारा ले रहे हैं। This is the shield इस टाइम पर जो हुकूमत दे रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, जिस आर्टिकल का आपने हवाला ये दिया है वो ये कह रहे हैं, उस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर 90 दिन के इलेक्शन अंदर नहीं होते तो जो 92 दिन या 93 दिन के बाद इलेक्शन होगा, ये नहीं होगा कि वो इलेक्शन को हम मानेंगे नहीं कि जी 90 दिन में नहीं हुआ तो अब इलेक्शन हो नहीं सकते। वो ये कह रहा है। लेकिन इसके साथ पढ़ने वाला है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 भी जरा खोले और उसके अंदर ये लिखा है कि आइन को एब्रोगेट करने वाला, आइन को सबवर्ट करने वाला, यानी कि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ना करने के लिए जो करेगा उसको संगीन गद्दारी तस्वर की जाएगी। तो इसका अगर ये तीनों आर्टिकल आप मिला के पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि सबवर्जन तो नहीं होगी ना हसन साहब?
सबवर्जन किसे कहेंगे आप? सबवर्जन किसे कहेंगे? देखिए, अगर तो हम हर आइन के अंदर हम आर्टिकल 254 को पकड़ लें तो फिर तो पूरे आइन को जरूरत नहीं, हम कहें हम 100 साल बाद इलेक्शन करवा लेंगे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं कानूनी बात आपको बता रहा हूं, ये तीनों आर्टिकल्स को अगर आप पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, गवर्नर ने डेट देनी है, वो ऑलरेडी एक गैर आईनी हरकत के मुर्तकिब हो चुके हैं। ठीक है। अब अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, जब भी होंगे, जाहिर है कि वो आइन ने कहता है इलेक्शन तो करवाने हैं, लेकिन आर्टिकल 6 ये कहता है कि जिन लोगों ने मुकर्ररा वक्त के अंदर ना कराए, आर्टिकल 105 की खिलाफ वर्जी की, वो संगीन गद्दारी के मुर्तकिब होंगे। और एक सवाल मैं चाहता हूं आपके सामने रखूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरा इसके ऊपर शो में बात करें कि अगर सियासी जमातें खुद, अगर सियासी कुव्वत ने खुद आइन की पामाली और आइन की सबवर्जन के ऊपर काम शुरू कर देंगी तो ये दरख्त की वो शाख है जिसपे हम सारे बैठे हैं। सियासी तो लोग आपकी बिल्कुल दुरुस्त हम है, सारे बैठे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ बैठ के ना इस वाली कुर्सी पे, इस हॉट सीट पे बैठ के हर हुकूमत के टाइम पे यही बात करते रहते हैं कि आइन को अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर दूसरे भी यही करेंगे। और कोई हुकूमत जब हुकूमत में होती है वो बात सुनती नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में जाके हर हुकूमत, हर गवर्नमेंट, हर जमात को ये बात जरूर समझ आती है। मुझे ब्रिगेडियर हारिस नवाज की तरफ भी क्विकली जान दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान बन गया, इंटरप्रिटेशन जाएगी, ऑब्वियसली अदालत का मैटर होगा ये, अदालत फिर उसके बाद ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर इशू आ गया। एक आर्टिकल 254 बता रहे हैं, एक आर्टिकल 105(2) बता रहे हैं, और दोनों ही के अंदर जो है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई लूप होल्स निकाले जा सकते हैं। हमारे वकला तो इसके अंदर बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसके अंदर तो कोई शक की बात नहीं है। आइन को अदालत में फंसा देना भी हमारी बड़ी पुरानी आदत है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बात तो तय है ना कि हमारी इकोनॉमी भी सफर कर रही है, हमारी माशरत जो है वो, हमारा जो पूरा ओवरऑल माशरा है वो भी सफर कर रहा है। बहुत पोलराइजेशन हो गई है। ब्रिगेड साहब, क्या कोई वे आउट निकलता हुआ नजर आ रहा है इसमें या नहीं, भूल जाए? अनिका देखें, बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, नौ ये चार चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक मुल्क में हो रही हैं। एंड देन वी से कि वी आर हैविंग डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हमारी पार्लियामेंट वगैरह देखें, इज ओनली गवर्नमेंट पार्टी। अच्छा ब्रिगेड साहब, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। असल में जो मुल्क के हालात है ना वही वाले अभी आपके इंटरनेट के भी हालात है। जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, तब तक इंटरनेट को भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हिचकोले खा रही है थोड़ी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस आकर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रिगेड साहब, कमिंग बैक टू यू। एक तरफ हमारी जब भी कोई पार्टी हुकूमत में आती है उस टाइम पे जरा मिजाज अलग होते हैं, जब अपोजिशन में जाते हैं मिजाज अलग होते हैं। जब भी हुकूमत में आते हैं तो कानून को, आइन को अपने हिसाब से तोड़ना मड़ोड़ना तो ऐसे जैसे लाजिम व मलजूम हो जाता है उनके ऊपर। अभी इस टाइम पर क्या पीडीएम गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है, या आप समझते हैं कि नहीं वो ठीक चल रहा है? नहीं, देखें, इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक इस वक्त हुकूमत, जो मुल्क के सियासी हालात बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक हालात की बात कर रहा हूँ, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की भी, प्लस आई वुड से कि हमारे तमाम लीडरशिप के ऊपर कि वो मैच्योरिटी दिखाएं, जिम्मेदारी दिखाएं। एंड सिट डाउन देखिए, आप अभी नहीं बैठ सकते हैं। अगर एपीसी कर रहे हैं तो उसमें 12-13 जमातें आ रही हैं, इट इज नॉट एन एपीसी। आई वुड से ये तो आपकी कैबिनेट है तो फायदा क्या एपीसी का, अनलेस आपको एक और पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा बात है। उसके लिए ईगो को साइड पे करके फाइंड अ सोल्यूशन। या अगर वो कह रहे हैं मुझे राइटिंग नहीं मिला, भेज दें राइटिंग, कितना टाइम लगता है? लेट हिम से कि मैं फिर भी नहीं आता, फिर आप ये मर जाओगे, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद अब गवर्नर्स का रोल जो होता है देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग। बेसिकली ये चीजें सारी करने का काम है चीफ मिनिस्टर्स का, केयर टेकर्स। गवर्नर केपी के अगर लेटर लिख रहे हैं कि वो ये हालात ऐसे हैं, ये नॉट सपोज टू राइट, ही हैज जस्ट गिव द डेट, बाकी चीफ मिनिस्टर राइट कि हम कैबिनेट और ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता और हो सकता है। सेम होल गुड, ये चीजें देखनी। फिर आप डेमोक्रेसी में आप
आपकी इस वक्त एक तो डेमोक्रेसी मुल्क में नहीं है, आई वुड से, ठीक हो गया। इसलिए कि आपकी डेमोक्रेसी मुल्क में है ही नहीं। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर ब्रिगेडियर। क्या ये आप डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जब आपके असेंबली में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो और उसके बाद आपकी प्रोविंसेस में गवर्नमेंट चल रही हो, फिर आप कहते हैं ये दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी का एसेंस यही है कि यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ऑब्वियसली। तो अभी एक हाल है कि आप अभी भी देखें निका, अभी भी एक हाल है कि आप अभी भी बैठ जाए। आप इधर आई ना वर्ड में अभी किधर बैठे ब्रिगेड साहब? वो नेशनल असेंबली वाला वो बिलावल साहब कहते हैं बैठेंगे तो नेशनल असेंबली में बैठेंगे, नेशनल असेंबली में आने लगे तो दरवाजा बंद हो गया। राना एहसान साहब, अभी नाउ इज द टाइम कि गवर्नमेंट को खान साहब के साथ बैठना ही पड़ेगा। आप लोगों ने वो नेशनल असेंबली वाला रास्ता तो बंद कर दिया, बट व्हाई डू आई से दैट? आई से दैट बिकॉज फाइनेंशियल टाइम्स ने आज पाकिस्तानी मईशत को जो चैलेंजेस है उसके हवाले से एक रिपोर्ट दी है, एंड 100% ठीक है। हम कहते थे हम हर वक्त नाजुक मोड़ के ऊपर होते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान अपने तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा है, पाकिस्तान और इसके कर्ज दहिंदगान को सख्त इक़दामात उठाना होंगे, पाकिस्तान की करेंसी बुरी तरह गिर चुकी है। गुज़श्ता माह का पाकिस्तान का ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $3.7 बिलियन तक रह गए, और चीन, IMF और पेरिस क्लब को पाकिस्तान को कर्जों की तंजीम नौ की मुज़ाकरात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को पिछले दिनों पावर ब्रेकडाउन, मौसमियाती तबाहकारी और दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ा था। अब ये वो हमें बता रहे हैं कि हम नाजुक मोड़ पे हैं, जो कि हम लोग कई अरसे से कह रहे हैं कि हम वाकई में नाजुक मोड़ पे हैं। अब ये नाजुक मोड़ का तकाजा ये है कि इंस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट वी हैव, इसको स्टेबलाइज करें, मिलकर सोल्यूशन निकालें, नहीं तो फिर मिलकर सोल्यूशन निकालने वाले और बहुत होते हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जो ये फाइनेंशियल टाइम्स में ये जो आर्टिकल आया है वो भी मैं समझता हूं कि किसी हद तक दुरुस्त पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो इन हालात में हमने मिसाके मईशत की बात की, उल्टा हमें जवाब में क्या सुनने को मिला वो आप सबके सामने है। IMF को खत लिख दिया गया KPK की हुकूमत की तरफ से। फिर देखें, सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट जो है वो बड़ा एक हिस्सा होता है कि मार्केट सेंटिमेंट जो है वो ड्राइव करता है इकोनॉमी को। हमने ऑपोजिशन लीडर जो कि बड़े मकबूल लीडर हैं, उन्होंने डिफॉल्ट की रत लगा के उस सेंटिमेंट को जिस हद तक आप खाई में फेंक सकते थे फेंका। ये नहीं होना चाहिए था। हमने मिसाके मईशत की जब बात की तो हमें बैठ जाना चाहिए था। आज दहशतगर्दी का एक भयानक किस्म का जो है वो हमला देखने को मिला, और उसके ऊपर दोबारा वज़ीर आज़म ने बैठे। अब आप लोग बैठने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, हमने तो बुलाया ना जी, हमने तो बुलाया कि आप आए बैठे। उन्होंने जवाब में क्या दिया? वो आ रहे थे नेशनल असेंबली में। देखिए, नहीं, वो ऐसे नहीं आ रहे थे। हम पहले इनको बुला रहे थे, हम कह रहे थे आप असेंबली में आए, हम वहां इलेक्शन की डेट की भी बात कर लेंगे। इन्होंने 2 सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी। जब वो तहलील कर दी तो आपने जो पूरा मौकफ था उसको आपने बातचीत तो खत्म कर दी। आपने जो है वो अब नेशनल असेंबली में आके कौमी एजेंडे पे तो नहीं बात करनी, वहां भी आपने अपने एजेंडे को आगे लेके चलना है। अच्छा, बुजुर्ग कहा करते थे सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो आ ही रहे थे नेशनल असेंबली के अंदर, चाहे 2 महीने या 2 असेंबलियों के बाद आ रहे थे, तो व्हाई नॉट? चले मैं समझता हूं, ये चले मान लेते हैं कि शायद उनको आने देना चाहिए था। मैं अगर ये आर्जी तौर पे या थोड़ी देर के लिए मान लूं, तो हमने अब APC में उनको दावत दी। साथ अयाज सादिक साहब ने जो है परवेज खटक और कासिम सूरी साहब से बात की कि आप आए इधर, तो फिर उसका क्या जवाब मिल गया? ये बड़ा अच्छा उसकी जगह आपने जेल भरो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपने जेल। हसन खाबर साहब अबाउट दैट। हसन साहब, 7 तारीख को APC होनी थी, अब 9 तारीख को हो रही है। APC में जाएंगे? क्योंकि मिलकर बैठना है ना, कहीं तो एटलीस्ट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कोई तो होना चाहिए। तो क्या आप APC में जाएंगे? खान साहब जाएंगे? ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ पाकिस्तान। देखिए, 2 चीजें हैं APC के हवाले से। पहली बात तो यह है कि आज डेट सुबह तक जब मैंने चेक किया, APC का कोई फॉर्मल इनविटेशन हमारी पार्टी को नहीं मिला था। सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया की खबरें और स्टेटमेंट्स थी, कोई फॉर्मल इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ था। पहली बात, आप ऐसे नहीं बुलाते। दूसरी तरफ आप ये नहीं करते जिसके साथ आपने टेबल पे बैठना होने का, उसके आप लीडर्स के ऊपर झूठे फ्रिवलस मुकदमे बुलाएं, उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करें, एक ऐसी हवा क्रिएट करें जिसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हों। ये बात वैसे ब्रिगेडियर साहब ने ठीक की है कि बिल्कुल मुल्क में ना तो जमहूरियत है
और मैं समझता हूं कि आप समझें कि आइन का जो बुनियादी हकूक का चैप्टर है उसको भी मुअत्तल ही समझें इस वक्त, क्योंकि बुनियादी हकूक तो नहीं मिल रहे लोगों को। जो हो रहा है इस मुल्क में वो आइन तो नहीं उसकी इजाजत देता। सही। तो अगर वो हो रहा है तो फिर आप उसको मुअत्तल ही तसव्वुर करेंगे ना। तो अगर कोई शख्स, अगर कोई पार्टी, अगर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा हो तो क्या ये ऐसे करते हैं? आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके साथ किसी ने टेबल पे बैठना हो और साथ साथ आपके घर वालों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हो, इंतकामी कार्रवाइयां, तो क्या ये दावत, और मीडिया पे जाके कहें कि जी अनीका हमसे बात नहीं कर रही, तो क्या इसको आप संजीदा दावत तस्वर करेंगी या पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग समझेंगी ठीक। जो मीडिया के आगे की जा रही है? इसी तरह मैं आपको बताऊं, जो मिसाक मईशत की बात करते हैं, ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मईशत के लिए सारे मिलके बैठे। मिसाक मईशत के लिए एक बुनियादी शर्त है। सही। बुनियादी शर्त ये है कि हुकूमत जो है वो ये बताए कि जी हम मईशत के लिए ये 3 4 5 मुश्किल फैसले लेना चाह रहे हैं, क्या किसी के पास इनसे बेहतर तजावीज हैं? अगर नहीं है तो हमें पॉलिटिकल डिवाइड से हटकर इसके ऊपर सपोर्ट चाहिए। क्या आप हमें सपोर्ट करने को तैयार हैं? आए टेबल पे बैठे। हवा में अंधेरे में तीर तो नहीं चलाते कि जी मिसाक मईशत नहीं है। इधर आपने डॉलर को मसनूई तौर पे रोक के रखा हो, इम्पोर्ट्स आपकी बंदी पड़ी हो, लोग चीख रहे हो, और आप कहें जी मिसाक मईशत नहीं हो रहा। हमारा चल, मसला मिसाक मईशत तो नहीं है, ठीक हो हमारा गया। मसला तो इसाक डार साहब है। इसाक। उनके ऊपर अच्छा चले, मुज़ाकरात करें ना इसाक कि डार उनको साहब कितनी मसला जल्दी है। फारिग करना है। चले, मैं डार साहब के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, फिर मैं गेडी साहब की तरफ भी जाती हूँ। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम मिलकर बैठने की बात कर रहे थे, लेकिन मिलकर बैठना तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ब्रिगेड साहब, एक तो जेल भरो तहरीक बरे सगीर के मुसलमानों ने की थी, एक आज़ादी तो नहीं मिली थी उससे, बट देयर वाज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हमें आज़ादी चाहिए। उसके बाद 1977 पाकिस्तान के अंदर हुआ जब निज़ाम मुस्तफ़ा वाला इशू हुआ था, और फिर MRD 1983। आपको लगता है कि अगर खान साहब जेल भरो तहरीक चला देते हैं, और वो जेलें जो कि ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तकरीबन कितने 23,000 जो कैदी हैं वो ज़्यादा रखे हुए हैं, उनके अंदर जेल भरो तहरीक अगर कर भी दी जाती है, तो ना तो असम्बली तहलील करने ने कोई असर डाला, ना आपके रेजिग्नेशंस ने कोई असर डाला, ना आपकी लॉन्ग मार्च ने कोई असर डाला, ये जेल भरो तहरीक कोई असर डालेगी? देखें, जेल भरो तहरीक जो है ना, ये आप अननेसेसरी अपने कारकुनों को थकाने की बात कर रहे हैं बिफोर दे गो फॉर इलेक्शन और दे गो फॉर इलेक्शन कैंपेन। मेरे ख्याल में ये दोबारा, एक तो 90 डेज का भी टाइम है, 90 डेज में पता नहीं क्या आगे से नजर आता है, क्या होता है उसके बाद आफ्टर 90 डेज। नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब, खान साहब ने कुछ इससे देखा होगा बेहतर है तभी वो कि कह रहे होंगे ना कि हम लोगों ने जेल भरो तहरीक करनी है 90 डेज के बाद। उन्हें नहीं नजर आ रहे इंतखाबात? देखिए ठीक है, लेकिन बात यह कि उस वक्त आपको पता है कि पहले आपके लोगों के साथ क्या हुआ है। राणा सलमान इज अ वेरी रूथलेस पर्सन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उन्होंने पूरी केयर टेकर काम नहीं करें से कि दे आर पंजाब गवर्नमेंट, और वो कंट्रोल में किसके है, फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट रखें। मैं तो पहले भी ये नहीं था कि आप दोनों पंजाब असम्बली भी और आपके पास KPK भी थी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग तक दिन बैठे थे, आप डेवलप करते, आवाम को दिखाते और उसके बाद इलेक्शन में जाते। अभी काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें, क्या ये दिखाना चाहते हैं इकोनॉमी में, सियासत में, आवाम के लिए क्या देना चाहते हैं, और गो फॉर आप अपने जलसे करें और अपने नैरेटिव को बिल्ड करें वर्सेस मरीम नवाज। सी कहाँ पर होता है, लोग ठीक हो प्ले के कहाँ पर ठीक है, लोग आके दोनों किसके दोनों आगे तरफ जो है वो इलेक्शन बाय कैंपेन कर करें रहे हैं, एंड सी व्हाट हैपेंस देन। ठीक है, हसन खावर साहब, ब्रिगेड साहब के तज्जिए को देखते हुए योर क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उसके ऊपर कि इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, और इलेक्शन करवाने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और मैं आपको इस तरफ भी निशानदेही कर दूं कि लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं, मुआशी मुश्किलात बढ़ रही हैं। जो हमारे लीडरान के साथ हो रहा है उससे लोगों में रंज और गम गुस्सा बढ़ रहा है, और ये एक प्रेशर कुकर की फजा बनती जा रही है।
इमरान खान साहब की मेरी जाती राय में एज अ लीडर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों का जो गम और गुस्सा है, उनके जो जज्बात हैं, ठीक। उसको एक चैनल दे प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये बड़ा एक नॉन वायलेंट तरीका है। Got your point. हम कोई ये नहीं कह रहे कि जलाओ घेराव करें, हम ये नहीं कह रहे सड़कें बंद करें, हम कह रहे हैं जेल भरो तहरीक करें। ये पुरअमन तरीका है एहतजाज का। वैसे इस टाइम पे जितने कैदी जेल के अंदर होंगे ना, वो आप लोगों को बद्दुआएं देंगे कि पहले हमारे हालात खराब हैं, आप और खराब करने लगे। राना एहसान साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। देखें, ये जो जेल भरो तहरीक है, हमें इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमरान खान ने आज से पहले जितनी बातें की हैं, किसी पे वो पूरे नहीं उतरे। वो एक नैरेटिव देते हैं मार्केट में, फिर उसके ऊपर जो है वो अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि अनसर्टेनिटी रहे। तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा। हमारे पास आईनी मुद्दत हमें अलाउ करती है कि हम अगस्त तक जो है अपनी टर्म मुकम्मल करें। इंशाल्लाह हम चीज़ों वो फैसले कर रहे हैं जिससे हमारी सियासत हम बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम लोग रियासत के लिए फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुफाद के लिए फैसले कर रहे हैं। हमें खुशी नहीं है कि हमारे टेन्योर में बिजली महंगी, गैस महंगी, टैक्सेस इजाफी लगाने पड़ रहे हैं, ये लेकिन हम पॉलिटिकल कॉस्ट अपनी पे करके मुल्क को बचा रहे हैं। तो हम वही फैसले करेंगे जो मुल्क के मुफाद में होगा। हमने अपनी भरपूर कोशिश की इनको एपीसी में बुलाएं। अगर इनको लगता है कि सादिक साहब वेरी क्विकली जाने से पहले मैं आपसे इस शो के तवस्सुत से आप फॉर्मल इनविटेशन भेज रहे हैं खान साहब को या नहीं? क्विकली भेजना चाहिए। वही कह रहा हूं ना, ये फॉर्मल भेज रहे हैं या नहीं? फॉर्मल भी भेज देना चाहिए, भेज देना चाहिए, लेकिन भेज रहे हैं या नहीं? कॉल भी कर देनी चाहिए। मैं रेकमेंड करूंगा। बस ठीक है, आप रेकमेंड करेंगे? रेकमेंड करूंगा, ये फॉर्मल ही होता है। ठीक हो गया, आप रेकमेंड करेंगे पीएमएलएन को, पीडीएम को कॉल कर कि वो जो है वो फॉर्मल इनविटेशन भेजें खान साहब को। राना एहसान साहब बहुत शुक्रिया, हसन खाबर साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी है फौरी तौर पर ख़त्म हो, ताकि बाकी चीज़ों की सर्टेनिटी भी आए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।